नमस्कार दोस्तों, ये तस्वीर याद है आपको? राहुल गांधी ने संसद में लहराई थी। अडानी और मोदी के अंतरंग रिश्तों की गवाही देने वाली ऐसी तस्वीर, जिसे संसद में लहराने की हिम्मत कोई राहुल गांधी ही कर सकता है। यही वो तस्वीर है जिसे लहराकर और इसके साथ कुछ सवाल पूछकर राहुल ने प्रधानमंत्री मोदी से ऐसी दुश्मनी मोल ले ली कि उन्हें संसद से बाहर करने की गुजराती पटकथा लिखी गई। यह अलग बात है कि वो पटकथा अपने क्लाइमेक्स पर पहुंच नहीं सकी, अधूरी रह गई। जिस राहुल गांधी को संसद से बेदखल किया गया था, वही राहुल गांधी साजिशों के चक्रव्यूह को तोड़कर सुप्रीम कोर्ट के एक फैसले के बाद फिर से वापस लौट रहे हैं, इस चेतावनी के साथ कि मैं आ रहा हूं, सवाल जारी रहेंगे। जैसे ही सुप्रीम कोर्ट का फैसला आया, कांग्रेस के ट्विटर हैंडल से 2:11 पर एक ट्वीट हुआ, आ रहा हूं, सवाल जारी रहेंगे। साथ में वही तस्वीर जो राहुल गांधी ने संसद में लहराई थी। इस ट्वीट के साथ राहुल ने अपने इरादों का इजहार कर दिया, सवाल फिर पूछे जाएंगे, तस्वीरें फिर गवाही देंगी, मोदी फिर बेचैन होंगे, क्योंकि वो जो देखना नहीं चाहते, वो जो सुनना नहीं चाहते, वो उन्हें देखना भी पड़ सकता है, सुनना भी पड़ सकता है। 4 दिन बाद ही तो अविश्वास प्रस्ताव पर फिर राहुल बोलेंगे, फिर मोदी सुनेंगे। इस हिसाब से देखें तो देश की सत्ता पर काबिज सबसे ताकतवर सत्ताधीश प्रधानमंत्री मोदी के लिए आज मातम का दिन है। मातम का दिन इसलिए क्योंकि जिस राहुल गांधी को पीएम मोदी संसद में देखना नहीं चाहते थे, जिस राहुल गांधी के हाथों में ऐसी तस्वीर देखकर पूरी बीजेपी बौखला गई थी, जिस राहुल गांधी के हमलों ने मोदी की नींद हराम कर दी थी, वही राहुल गांधी फिर से संसद में दिखने वाले हैं। उसी संसद में 132 या 33 दिन बाद, 35 दिन बाद सुप्रीम कोर्ट के एक फैसले ने उसी संसद में राहुल गांधी की वापसी सुनिश्चित कर दी है, जिस संसद से उन्हें एक जाल में फंसाकर बाहर कर दिया गया था। वो राहुल गांधी ही थे जिन्होंने अपने भाषण में, संसद में भाषण के दौरान ऐसी तस्वीरें लहरा दी थी। बार बार इस तस्वीर का मैं जिक्र कर रहा हूं। यह तस्वीर जिसने बीजेपी का पारा 7वें आसमान पर पहुंचा दिया था। राहुल के भाषण के अंश संसद की कार्यवाही से हटा दिए गए। वो भाषण के अंश जिसमें राहुल ने ये तस्वीरें थाम रखी थी, वो भाषण के अंश जिसमें राहुल गांधी ने मोदी और अडानी के रिश्तों को लेकर सवालों की झड़ी लगा दी थी। ऐसे ऐसे सवाल जो मोदी से पहले किसी ने पूछे नहीं। राहुल गांधी ने ऐसी तस्वीर संसद में लहरा दी जिन तस्वीरों से मोदी और अडानी की निकटता के सबूत मिलते हैं। प्राइवेट जेट में प्रधानमंत्री, तब मुख्यमंत्री थे, मुख्यमंत्री मोदी और गौतम अडानी, 2014 के पहले की तस्वीर है। कुछ और तस्वीरें हैं। बहुत से लोगों का मानना है कि राहुल के इस भाषण के बाद ही बड़े मोदी के निर्देश पर, बड़े मोदी मतलब नरेंद्र मोदी, छोटे मोदी यानी बीजेपी विधायक पुरनेश मोदी ने सूरत में उनके खिलाफ मुकदमे की रफ्तार बढ़ा दी। बयान पुराना था, मुकदमा पुराना था, रफ्तार उसके बाद बढ़ाई गई और मानहानि केस में अधिकतम सजा का हकदार राहुल गांधी को बना दिया गया। सुप्रीम कोर्ट ने आज राहुल गांधी की सजा पर सिर्फ रोक ही नहीं लगाई है, बल्कि निचली अदालत के विवेक और फैसले पर भी सवाल उठाया। इसलिए मैंने कहा, प्रधानमंत्री मोदी के लिए आज मातम का दिन है। सुप्रीम कोर्ट का यह कहना बहुत मायने रखता है कि राहुल को 2 साल की अधिकतम सजा क्यों दी गई। 1 साल 11 महीने की भी सजा दी जा सकती थी ताकि वो डिस्क्वालिफाइड नहीं होते। ये सिर्फ राहुल के साथ नाइंसाफी नहीं है, बल्कि उन लोगों के साथ भी जिन्होंने उन्हें चुना है। सुप्रीम कोर्ट ने यह भी कह दिया कि कोर्ट ने अपने ऑर्डर में अधिकतम सजा की वजह नहीं बताई। निचली कोर्ट ने, ट्रायल कोर्ट ने, मामूली बात नहीं है। इसलिए मैंने कहा, मोदी के लिए आज मातम का दिन है। गुजरात की अदालतों के फैसलों पर बल्लियों उछल रहे बीजेपी नेता आज सुप्रीम कोर्ट के फैसले के बाद भी भले ही थोथी दलीलें देकर चैनलों की बहसों में हिस्सा ले रहे हो, लेकिन मोदी की बेचैनी का अंदाजा लगाया जा सकता है। मोदी मतलब नरेंद्र मोदी, एक छोटे मोदी जिन्होंने बयान दिया है कि हम अदालती मुकदमे में अपना
जारी रखेंगे और कार्रवाई जारी रखेंगे, जो भी करेंगे। बहरहाल, तो स्क्रीन पर जो आप तस्वीरें देख रहे हैं, ये उसी तस्वीर का हिस्सा है, बल्कि यही तस्वीर है जो राहुल गांधी के हाथ में है। और ये तस्वीर एक बार बड़े स्क्रीन पर आपको दिखा देता हूं। ये बहुत अहम तस्वीर है जो ट्विटर पर मौजूद है, गूगल पर मौजूद है। मुख्यमंत्री मोदी, अडानी और उसके बाद प्राइवेट जेट, उनकी यात्राएं और वो सवाल जो राहुल गांधी ने पूछे थे 7 फरवरी 2023 वो तारीख थी, और अडानी को लेकर पूछे थे। 2014 में दुनिया के अमीर लोगों की लिस्ट में अडानी 609 नंबर पर थे। पता नहीं जादू हुआ है, दूसरे नंबर पर आ गए। लोगों ने पूछा आखिर सफलता कैसे हुई और इनका भारत के पीएम के साथ क्या रिश्ता है। मैं बताता हूं कि यह रिश्ता काफ़ी साल पहले शुरू हुआ जब नरेंद्र मोदी सीएम थे। लोकसभा में राहुल गांधी ने बोला था और ऐसी तस्वीरें लहराई थी जिसका मैंने जिक्र किया। उसके बाद बौखलाहट और जो कुछ हुआ, इसलिए मैंने कहा आज मातम का दिन, क्योंकि कभी सोचा नहीं था कि ऐसा भी होगा कि राहुल गांधी को, जिन्हें बाहर किया गया बहुत जल्दी त्वरित गति से, सुप्रीम कोर्ट से राहत मिलेगी। हालांकि हम जैसे तमाम लोगों को लगता था कि सुप्रीम कोर्ट से राहुल गांधी को राहत मिलेगी। उसके बाद राहुल गांधी आज आए पार्टी मुख्यालय में। कोई दूसरा नेता होता तो शायद 10-20 मिनट 25 मिनट अपने पराक्रम की बात करता, क्योंकि राहुल गांधी ने कहा था मैं माफी नहीं मांगूंगा। सुप्रीम कोर्ट में भी कल कहा, उसके पहले भी कहा। तो राहुल, आज नहीं तो कल, कल नहीं तो परसों सच्चाई की जीत होती है। मगर जो भी हो, मेरा रास्ता तो क्लियर है। मुझे क्या करना है, मेरा क्या काम है, उसके बारे में मेरे दिमाग में बिल्कुल क्लैरिटी है। जिन लोगों ने हमारी मदद की और जनता ने जो प्यार और सपोर्ट दिया, उसके लिए मैं बहुत बहुत धन्यवाद करता हूँ। थैंक यू। बस कुल जमा 33 सेकेंड राहुल गांधी ने कहा, अपनी बात कही कि मुझे क्या करना है, मेरा रास्ता मेरे दिमाग में क्लियर है, और शुक्रिया अदा किया। कोई बड़ी बात नहीं, कोई अपने पराक्रम की बात नहीं, कोई हम जीत गए जैसी कोई बात नहीं। राहुल गांधी की एक ऐसी छवि इस 33 सेकेंड में बनी जो आमतौर पर नेताओं की आदत होती है बड़ी बड़ी बातें करना। इस देश में बहुत सारे बातूनी और वाचाल नेता हैं, लेकिन उसके बाद यह तस्वीर तो खैर वही तस्वीर है जो राहुल गांधी ने दिखाई थी, अडानी प्लेन की तस्वीर। और उसके बाद राहुल गांधी ने एक ट्वीट भी किया था जिसमें राहुल ने लिखा था, कम व्हाट मे, माई ड्यूटी रिमेन्स द सेम, प्रोटेक्ट द आइडिया ऑफ इंडिया। और राहुल गांधी जब पहुंचे तो ऐसे थोड़ा जश्न का माहौल था, चूंकि कांग्रेस पार्टी के बहुत सारे कार्यकर्ता, प्रियंका गांधी भी दिख रही हैं, बहुत सारे कार्यकर्ता राहुल गांधी के स्वागत के लिए वहाँ मौजूद थे। कांग्रेस के बहुत सारे नेता भी थे, लेकिन राहुल गांधी ने 33-35 सेकंड कहा। बाकी जो कांग्रेस के नेताओं ने वहाँ पूरी बात बताई कि आखिर क्या दलील दी गई सुप्रीम कोर्ट में और किन दलीलों के आधार पर राहुल गांधी को सुप्रीम कोर्ट से राहत मिली। अभिषेक मनु सिंघवी, जो गुजरात हाईकोर्ट से लेकर सुप्रीम कोर्ट तक राहुल गांधी का मुकदमा लड़ रहे थे, उन्होंने क्या कहा वो मैं चाहता हूं उनके जरिए अब पूरी बात सुने और समझें कि वो दलीलें जो सुप्रीम कोर्ट में दी गई, वो दलीलें जिन दलीलों को गुजरात हाईकोर्ट ने नहीं माना, वो दलीलें जिन दलीलों को डिस्ट्रिक्ट जज कोर्ट ने नहीं माना, वो दलीलें जो गुजरात की तीनों अदालत में बेअसर रही, वो दलीलें कैसे सुप्रीम कोर्ट ने सुनी और उन्हीं दलीलों के आधार पर सुप्रीम कोर्ट ने कैसे राहुल गांधी की सजा पर रोक लगाई। तो अभिषेक मनु सिंघवी के हवाले से विस्तार से सुनिए। उन्होंने एक प्रेस कॉन्फ्रेंस में 16-17 मिनट में पूरी बात बताई है। आपको अगर अदालत में दोनों तरफ से जिरह बहस और राहुल गांधी के पक्ष में क्या कहा गया सुनने में दिलचस्पी है तो अभिषेक मनु को सुनिए। फिलहाल ये बात कि मोदी के लिए मातम का दिन है। जो तस्वीरें पहले लहराई गई थी, हो सकता है आगे फिर लहराई जाए, क्योंकि यही तस्वीरें, यही सवाल प्रधानमंत्री मोदी सुनना नहीं चाहते। और अभी अविश्वास प्रस्ताव पर तुरंत चर्चा भी है, प्रधानमंत्री मोदी का जवाब भी होगा। बहरहाल सुनिए अभिषेक मनु सिंघवी ने क्या कहा। दोस्तों, आज सत्य साहस की जीत हुई है। ये केवल राहुल गांधी जी की जीत नहीं है, लोकतंत्र की जीत है, संविधान की जीत है और आम जनमानस की जीत है। हम आशा करते हैं अब
कि भाजपा अपने एक विशेष विभाग जो है, जो कई खेल खेलता है, चालबाजी के और अन्य खेल, उस विभाग पे ताला लगाएगी। वो जो चीज़ें करते हैं जिससे विपक्ष के नेताओं को अनर्गल रूप से निशाना बनाया जाता है, उसको अब कुछ हद तक कम से कम थामेगी, अगर पूरी तरह से रोकती नहीं भी है तो। हम अब संसद में उत्सुकता से जनता से जुड़े मुद्दों पर श्री राहुल गांधी को और श्री राहुल गांधी की बुलंद आवाज़ सुनने के लिए तैयार हैं, उत्सुक हैं, और मोदी सरकार को बुनियादी मुद्दों पे जवाबदेही बनाना, ये आप फिर से देखेंगे संसद के अंदर। संसद के बाहर तो ये प्रक्रिया चली रही थी। तो जैसा कि लोग कह रहे हैं, फिर से चलेगी सवालों की आंधी जब संसद में लौटेंगे राहुल गांधी। फ्रेंड्स, I am going to use words of studied moderation when I come to the actual issues. And since I have argued this matter, I am going to really summarize the 6, 7, 8 major issues on the merits for you without really expressing any opinion. But before that, I have to say what I have said partly in Hindi, that this entire country has heard, seen Rahul Gandhi in action, in and outside of Parliament. His actions, his speech, his thought process, his initiatives, his abhiyans are all ultimately animated by his thinking, Daro Mat. Daro Mat. He has demonstrated time and again the courage of his convictions. He has equally reposed faith in the rule of law. It took some time. From 2019, the complainant himself delayed the matter and suddenly accelerated the proceedings to result in the conviction. And since then, Shri Rahul Gandhi has shown exemplary courage, restraint, and a great faith in the judicial process. He went through every forum with unwavering faith. He did not leapfrog from the trial court to the High Court. He did not leapfrog from the First Appellate Court to the Supreme Court. And I think his faith in the system, in the judicial process, is seen for you today. Our fight, Rahul Gandhi ji's fight, has also demonstrated the integrity and the importance of that integrity in our institutions. It is always the task for each of us, opposition and others, and in particular it's a task Rahul Gandhi has taken upon himself, to maintain to the extent possible the purity and integrity of these institutions, to be able to enforce law without fear or favor, to be able to work without political interference. This entire incident has demonstrated the vital importance of an opposition which will not be backing down. That has been Rahul Gandhi's calling card, don't back down. This has also demonstrated how the opposition, and principal voice amongst them in many ways has been Rahul Gandhi's, doesn't yield on vital issues like unemployment, economic stagnation, farmers' issues, etc. Now friends, चूंकि जैसा मैंने कहा, मैंने इसकी दलील की थी उच्च न्यायालय में और उच्चतम न्यायालय में, तो मैं कोई ज़्यादा वैल्यू जजमेंट बिना दिए आपको संक्षिप्त में बताना चाहता हूँ कि कितना अजीबोगरीब ये संदर्भ था, जिसमें एक 100 वर्ष से ज़्यादा, 125 वर्ष से ज़्यादा पुरानी राजनीतिक पार्टी के पूर्व अध्यक्ष को दुनिया के सबसे बड़े गणतंत्र से एक प्रकार से इफेक्टिवली, जब तक कि वो कन्विक्शन एक्विटल न बने, निष्कासित कर दिया था राजनीतिक जीवन से, जहाँ तक संसद का राजनीतिक जीवन का सवाल है। और मैं उसी रूप में आपके सामने वो 6-7 मुद्दे संक्षिप्त में बिंदु के हिसाब से वर्णित करूँगा, जिसके आधार पर आज दलील हुई
और जिसके आधार पर हम समझते हैं कि कानून में माकूल स्टे ऑफ कन्विक्शन मिला। नंबर 1, आज तक आप लोगों ने नहीं देखा होगा, लिखित है, जिन लोगों को इंटरेस्ट है वो पृष्ठ 326 में देख सकते हैं कि लोग कहते हैं कि साहब ये समुदाय जिसका पूरे समुदाय का मानहानि अपमान हुआ है वो 13 करोड़ का समुदाय है, और उस 13 करोड़ में दूसरा वाक्य कहता है कि कम से कम 10 कास्ट और सब कास्ट हैं, उसकी सूची दे रखी है, और तीसरा वाक्य कहता है कि ये सब कास्ट और सब कास्ट समान नहीं है। लेकिन चौथे वाक्य में कहते हैं कि जब माननीय राहुल गांधी ने ये वाक्य बोला तो ये पूरा 13 करोड़ का समुदाय, उसका कोई भी व्यक्ति उठकर ऐसी याचिका डाल सकता है। ये पहला, और ये उस कानून, उस सिद्धांत के विरुद्ध है दोस्तों, जिसमें लिखा गया है बार बार, एक केस का नाम है सुब्रमण्यम स्वामी, दूसरे केस का नाम है नरसिम्हन, कि आप ऐसी मानहानि की याचिका सिर्फ एक आइडेंटिफाइड, फ्रोजन, लिमिटेड, सर्कमस्क्राइब्ड क्लास, एक ऐसा वर्ग जिसको आप परिभाषित कर सकें, उसके विरुद्ध वही वर्ग उठ सकता है। दैट इज, हमने पहला मुद्दा उठाया। दूसरा मुद्दा, माननीय उच्च न्यायालय ने एक बड़ा अजीबोगरीब वाक्य दिया है, पूरा एक पैराग्राफ इसके ऊपर लिखा है, जो ये दोनों चीज़ें आज तक नहीं हुई, 13 करोड़ वाली भी और जो अब मैं बोलने जा रहा हूँ। कहा है कि भाई ये मॉरल टर्पिट्यूड भी है, अत्यंत गंभीर है, अत्यंत भर्त्सना योग्य ऑफेंस है। तो मैंने विनम्रता से कहा उच्चतम न्यायालय को कि माननीय न्यायाधीश साहब, आज तक हमने ये नहीं सुना कि जिस ऑफेंस का सबसे ज़्यादा मैक्सिमम पनिशमेंट 2 वर्ष हो, उसको मॉरल टर्पिट्यूड भी कह दो और गंभीर भी कह दो और भर्त्सना योग्य भी कह दो। फिर हमने बताया कि इस पूरे आईपीसी में, जिसमें कि सैकड़ों ऑफेंसेस हैं, उनमें 22 ऐसे प्रावधान हैं जिसमें सिर्फ 22 जिसमें सिंपल इम्प्रिजनमेंट है। उन 22 में से एक है ये प्रावधान मानहानि वाला। तो विधायिका ने तो कभी समझा नहीं इसको इतना गंभीर। आप जो याचक हैं, कंप्लेनेंट हैं, उन्होंने बहुत ज़्यादा गंभीर बोल दिया और उसके ऊपर उच्च न्यायालय ने लिख दिया। तीसरा, ये बेलेबल है। बेलेबल का मतलब ये नहीं होता कि बेल मिल जाए, कि बेल मतलब होता है कि बिना कोर्ट जाए आपको पुलिस बेल दे सकती है। ये सिर्फ कम जघन्य अपराधों के लिए ऐसा प्रावधान होता है। नंबर 4, नॉन कॉग्निजेबल है। जैसा आप जानते हैं कि थोड़ा भी ज़्यादा अगर गंभीर या जघन्य अपराध है तो पुलिस अफसर बिना वारंट के आपको गिरफ्तार कर सकता है। नॉन कॉग्निजेबल मतलब होता है वो अपराध जो कम जघन्य हैं, कम गंभीर हैं, उसमें आपको वारंट चाहिए, आप जाके किसी को पकड़ नहीं सकते। और उसके ऊपर कंपाउंडेबल 2 तरह के होते हैं। एक होता है कि अगर हमारा झगड़ा हुआ तो हमने प्राइवेटली कंपाउंड कर लिया, 2 निजी रूप से इंडिविजुअल ने, स्टेट नहीं आता उसमें कहीं। दूसरा होता है कि आपको स्टेट की अनुमति चाहिए, स्टेट वाले ज़्यादा जघन्य, ज़्यादा गंभीर अपराध होते हैं। तो ये अपराध कंपाउंडेबल है 2 निजी व्यक्ति विशेष के बीच में। तो हमने पूछा कि आज तक कभी नहीं हुआ कि आपने जघन्य भी बोल दिया, भर्त्सना योग्य भी बोल दिया और गंभीर भी बोल दिया, एक ऐसी चीज़ के बारे में जो बेलेबल है, नॉन कॉग्निजेबल है, कंपाउंडेबल है, 2 वर्ष का है, सिंपल इम्प्रिजनमेंट है। तीसरा, 13 करोड़ का समुदाय मानहानि कोई एक व्यक्ति कर सकता है। ये कानून उच्च न्यायालय ने बताया आपको, हमको सिखाया है नया। कोई अमुक व्यक्ति, केरला से कश्मीर, असम से गुजरात, लेकिन साथ साथ ये पूछा आपने, हमारी चार्ट में 13 ऐसे केसेस हैं। ऐसा कैसे हुआ भैया कि सभी के सभी 13 केसेस उस 13 करोड़ के समुदाय में से जो 13 केसेस फाइल हुए, सभी भाजपा के कार्यकर्ताओं ने किए? ये अजीब सा समुदाय है जिसमें सिर्फ भाजपा के कार्यकर्ता ही जगते हैं कंप्लेनेंट के रूप में। ये हमारा तीसरा बिंदु था। चौथा बिंदु था कि आपने ये नहीं देखा कि अपने निर्णय में एक नया ऑफेंस डाल दिया है जो याचक ने भी नहीं कहा था। एक प्रावधान है 171G रिप्रेजेंटेशन ऑफ पीपल्स एक्ट में, उसमें यह है कि अगर 2 कैंडिडेट जो इलेक्शन लड़ रहे हैं वो एक दूसरे को किसी रूप से गंदे शब्दों का इस्तेमाल करते हैं
तो ये लिख दिया है माननीय उच्च न्यायालय, लेकिन 171 जी तो न याचक का केस था न हमारा केस था, किसी ने रेज ही नहीं किया था। उसको पूरा ऑफेंस करके माननीय राहुल गांधी जी को दंडित भी कर दिया उस पैराग्राफ में। हमने ये सब बताया कि इससे मालूम होता है कि उच्च न्यायालय का निर्णय एक बिल्कुल गलत, विकृत इत्यादि निर्णय है और इसलिए इसको तुरंत स्टे करना चाहिए। इसके अलावा हमने कई और चीज़ें दी हैं जिनको मैं आपको तकनीकी रूप से नहीं बताऊंगा, सिवाय इसके कि जो मूल वाक्य है जो कि 3 पृष्ठ की राजनीतिक स्पीच में कोलार में 1.5 वाक्य या 3 लाइन का वाक्य बनता है, उसको सिद्ध करने के लिए जो एविडेंस एक्ट में एक सर्टिफिकेट चाहिए वो आज तक किसी ने उपलब्ध नहीं करवाया। तो प्राथमिक रूप से ट्रायल कोर्ट ने कन्विक्ट कर दिया श्री राहुल गांधी को, लेकिन स्पीच अभी तक कानूनी रूप से सिद्ध ही नहीं हुई है। जब स्पीच सिद्ध नहीं हुई तो वो याचक जिसने कंप्लेंट की थी, पूर्णेश्वर मोदी, वो गया हाई कोर्ट में अपने खुद की कंप्लेंट के विरुद्ध और अपनी खुद की कंप्लेंट को स्टे करवा दिया इस ग्राउंड पे कि मैं अभी और ढूंढ रहा हूं सामान, क्योंकि मैं अपनी वो स्पीच को, क्योंकि उसने स्पीच में एक न्यूज़पेपर प्रोड्यूस किया, कोई टेप नहीं प्रोड्यूस किया, खुद आंखों देखा हाल था नहीं, क्योंकि जो याचक है वो था नहीं वहाँ पर स्पीच में, तो उसने कहा मुझे और टाइम चाहिए और अपनी ही कंप्लेंट पे स्टे ले लिया। 1.5 साल बाद जब उसने अपनी ही कंप्लेंट का स्टे हटाया और ये कन्विक्शन लिया, तो ये नहीं बताया कि उस 1.5 साल में उसने नया क्या ढूंढा था जिस कारण से उसने स्टे लिया था। कोई नया तथ्य नहीं निकला था। तो एक प्रकार से कन्विक्शन दिया गया है एक ऐसी कंप्लेंट में जहाँ ये वाक्य सिद्ध ही नहीं हुआ है एविडेंस एक्ट के नियमों के अनुसार। जब ये दिखा कि ये सिद्ध नहीं हुआ है, न उसमें किसी आंखों देखा हाल है, न टेप है, टेप को आपने सर्टिफिकेट अंडर 65B के अनुसार सिद्ध नहीं किया है, इत्यादि इत्यादि। तो 5वां बिंदु, इन्होंने एक व्यक्ति को खड़ा किया, गणेश विज है उसका नाम, जो बीजेपी का काफ़ी उच्च स्तर का कार्यकर्ता है, सांस्कृतिक विभाग का अध्यक्ष है। उसका नाम कंप्लेंट में नहीं है, उसका नाम विटनेस लिस्ट में नहीं है, वो कभी आगे आया नहीं। 1.25 साल कंप्लेंट के बाद, 1.25 साल होता है 1 महीना, 1 साल 9 महीना, उन्होंने इसको खड़ा कर दिया बीजेपी कार्यकर्ता को कि मैं वहाँ था खड़ा हुआ, मेरी आंखों देखी हाल है, मैंने स्पीच सुनी थी। तो जिसको हम कहते हैं अंग्रेजी में वर्थलेस विटनेस, उस विटनेस का कोई भी आप उसके ऊपर आप आधार नहीं कर सकते, आधारित नहीं कर सकते अपने कन्विक्शन को। इसके अलावा कई और मुद्दे हैं। एक मुद्दा जो पूरी तरह से देखा भी नहीं उच्च न्यायालय ने, कि आप कब तक जो जनता जन समुदाय है वायनाड का, उनको वंचित रखेंगे एक चुनावित व्यक्ति द्वारा। ये कानून में एक मुद्दा है, मैं सिर्फ राजनीति की बात नहीं कर रहा हूँ, कानून में ये अहम मुद्दा माना जाता है कि क्यों आप कन्विक्शन स्टे करें। 7वां मुद्दा जिस पे बहुत अहमियत दी है, जो ऑर्डर में भी आप पढ़ेंगे शाम को, जो ऑर्डर आएगा, तो हमने बहस की थी कि अगर 11 महीने, 1 साल 11 महीने और 29 दिन का दंड होता तो पर्याप्त नहीं होता इस डिस्क्वालिफिकेशन के लिए। ये आवश्यक है कि 2 साल का हो, नहीं तो डिस्क्वालिफिकेशन लागू नहीं होता। अब रोचक बात यह है कि 2 साल इस दंड के लिए मैक्सिमम है, और आज तक जिन लोगों को इसका अनुभव है वो जानते हैं कि 2 साल का कभी भी दंड जो मैक्सिमम पनिशमेंट होता है नहीं दिया गया है। लेकिन उसको छोड़िए, अगर आपको मैक्सिमम पनिशमेंट देना है दंड, तो जो आप सेंटेंसिंग की कार्रवाई कन्विक्शन की कार्रवाई से अलग होती है। मैं पहले कन्विक्ट कर दूंगा आपको, उसके बाद मेरे को अलग एक सुनवाई करनी होती है सेंटेंसिंग में। तो माननीय जज ने कहीं ये कोई कारण नहीं दिया, कोई औचित्य नहीं बताया कि क्यों हमने आपको 2 वर्ष का मैक्सिमम अधिकतम दंड दिया है। अगर उन्होंने कोई कारण नहीं बताया, 15 मिनट में सेंटेंसिंग, राहुल गांधी जी गए थे कोर्ट, तो अगर आप कारण नहीं बताओगे तो उसका आधार नहीं होगा, तो 2 वर्ष कैसे आपने लागू किए एक साथ। 8वां, उन्होंने कहा कि ये तो हैबिचुअल ऑफेंडर हैं। हमने चार्ट दिखाई, 13 केसेस में 1 में भी कन्विक्ट नहीं हुए राहुल गांधी जी, 1 में भी। सबके सब 13 केसेस बीजेपी कार्यकर्ताओं द्वारा हैं। मैं आपको एक केस कार्यकर्ता द्वारा फाइल करके मैं कह दूंगा कन्विक्ट हो आप। एक 14वां केस है जिस पे कन्विक्ट नहीं हुए, राफेल का कंटेम्प्ट है, जहां मैं पेश हुआ था, वहां पर अपॉलॉजी मान्य है।
वहाँ भी कन्विक्ट नहीं हुए। और वो रफेल वाला वक्तव्य 14 नवंबर 2019 का है। ये वक्तव्य जो कोलार में हुआ वो 14 अप्रैल 2019 का, 8 महीने पहले का है। तो आप कोलार के लिए कन्विक्ट नहीं कर सकते एक ऐसे वाक्य के आधार पे जो 8 महीने बाद हुआ। इस प्रकार के मैं आपको कई और मुद्दे दे सकता हूं। इसका मूल उद्देश्य क्या है? मूल उद्देश्य है ये बताना कि ये कन्विक्शन हमारा पूरा विश्वास और आशा है, हमारा हौसला है कि निकट भविष्य में ये कन्विक्शन एक्विटल में बदल जाएगा। अपील इसकी चल रही है, कन्विक्शन की बात कर रहा हूँ। तब तक, जब तक ये चलती है, तब तक आप किसी व्यक्ति को डिस्क्वालिफिकेशन के आधार पर निष्कासित कैसे रख सकते हो, उनका स्थान रिक्त कैसे रख सकते हो, उनको जितने लोगों ने, आप जानते कितने लाख लोगों ने उनको चुनावित किया, उनको आप वंचित कैसे रख सकते हो इस पद से। और इसलिए बैलेंस ऑफ कन्वीनियंस चाहती है कि ऐसे केस में आपको स्टे करना चाहिए। हमारी दलील मान के उन्होंने स्टे किया। अब अंतिम बात हिंदी में, अगर ज़रूरत होगी तो मैं संक्षेप में अंग्रेजी में बोल सकता हूँ। उसमें ऑर्डर जो शाम को आएगा उसमें उन्होंने 2 लाइन ज़रूर कही हैं कि अगर श्री राहुल गांधी को जो उच्चतम न्यायालय का आदेश है उसका आभास होता तो शायद वो और रिस्ट्रेंट रखते। इसमें मैं आपको 2-3 चीज़ें विनम्रता से कहना चाहूँगा। आप मूल मुद्दे की बात करिए जो कन्विक्शन स्टे है, उस पर आप बात नहीं करना चाहते हो, इसलिए आप ये 2 वाक्य को ऐसे पढ़ रहे हो जैसे कि उच्चतम न्यायालय ने कुछ कहा है। मूल मुद्दा है कि आपने स्टे करना है कि नहीं कन्विक्शन को, और वो स्टे हो गया है। दूसरा जो ये जिक्र है इसका, उसमें ये लिखा है कि अगर ये रफेल वाला ऑर्डर पहले आया होता, ये तो हम दोनों की बात, मानी हुई बात है कि रफेल का ऑर्डर 8 महीने बाद आया था, तो इसलिए उसका कोई लागू होने का सवाल नहीं उठता। बार बार निचले कोर्ट्स में भी ये प्रयत्न किया गया, सीधे या परोक्ष रूप से, कि श्री राहुल गांधी माफ़ी मांगे। आज की बात नहीं कर रहा हूँ मैं, निचले कोर्ट्स की बात कर रहा हूँ। क्यों? क्योंकि आपको उस पर राजनीतिक नंबर बनाने थे, आपको विकृत करना था, आपको पक्ष एक ऐसा रखना था कोर्ट के जनता के सामने जो गलत है। श्री राहुल गांधी ने बार बार कहा है कि वो सिद्धांत पे लड़े हैं। उनका बिल्कुल कोई रूप से ये इरादा नहीं था। इरादा वाला हमारा एक 8वां पॉइंट था कि जो प्रावधान है 499, उसमें इरादा चाहिए, बद इरादा चाहिए, गलत इंटेंट चाहिए। और इसमें एक बड़ा रोचक वाक्य है एविडेंस वाले का कि मुझे राहुल गांधी के बद इरादे के बारे में कोई ज्ञान नहीं है, कोई संज्ञान नहीं है, ये लिखा है उन्होंने, कंप्लेनेंट ने। तो हमने ये कहा कि जब ये है सिचुएशन तो आपको किसी रूप से ये कन्विक्शन स्टैंड नहीं होना चाहिए। हमारी दलील मानी गई, पूरी तरह से बहस दूसरी तरफ से भी हुई थी, इसलिए ये बहुत ही संतुलित ऑर्डर है। जैसा मैंने कहा, ये विजय है लोकतंत्र गणतंत्र की, लोगों की, सिद्धांतों की, संविधान की और कानून की। बहुत बहुत धन्यवाद।